इवनिंग फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अभिनव मिश्रा। आज से हिंदी लेक्चर सीरीज का पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया था, ठीक है। और आज हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36, ये हम लोग आदि काल में जो भी कृतियां हैं वो सब पढ़ रहे हैं। जैसे आदिकाल को ही रासो ग्रंथ का काल कहा जाता है। जितने भी रासो ग्रंथ हैं उसी समय आए थे और जो है उसी समय उनकी रचनाएं हुई थी। तो 36 क्वेश्चन आज से हम लोग 36 से लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की आपको पता है कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है, ठीक है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली पता ही है आपको, अवधी भी पता है, और एक डिंगल और पिंगल ये भी एक भाषा है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है डिंगल और पिंगल। देखिए, जो पिंगल होती थी वो क्या होती थी, कोमल, जो भी उसमें भाषा यूज होती थी वो कोमल भाषा यूज होती थी, मतलब मधुर भाषा यूज होती थी। लेकिन जो डिंगल होती थी वो कठोर भाषा होती थी, ठीक है। तो इसीलिए डिंगल तो धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई, पर पिंगल भाषा भी यूज होती है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो आपको पता ही है चारण साहित्य, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जितने भी रासो साहित्य हैं वो सब इसी समय उनकी रचनाएं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। रासो साहित्य को ही क्या कहते हैं हम लोग, किसका दूसरा नाम है? चारण साहित्य का दूसरा नाम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव, आपको पता है बीसल देव में किसका प्रयोग किया गया है? तो ये क्या है, गेय पद है। जितने भी बीसल देव, मतलब इस ग्रंथ में क्या हुआ है कि गेय पद के रूप में ये यूज हुआ है, ठीक है, रचना हुई है गेय पद के रूप में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। बीसल देव रासो के रचयिता हैं। तो बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नरपति नाल। अब इसको याद करने का ट्रिक हम लोग जानते हैं कि कैसे याद करेंगे इसको। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, पति ही क्या होते हैं, देव के समान होते हैं, ठीक है। तो जो नरपति है वो 20 देव के समान है, या पति जो है वो 20 देव के समान है। ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे, बीसल देव किसकी रचना है? नरपति नाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो इसका भी ऑप्शन एक हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो बीसल देव रासो है सिर्फ एक ही ऐसा रासो ग्रंथ है जिसमें किसका यूज हुआ है, श्रृंगार काव्य का यूज हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा रासो ग्रंथ है। और सब में क्या है, जितने भी रासो ग्रंथ आप पढ़ोगे उसमें क्या है, वीर रस का क्या हुआ, वीर काव्य की तरह यूज हुआ है उसमें, ठीक है। सब में युद्ध के बारे में वर्णन है या किसी राजा की वीरता के बारे में वर्णन है, आपको किसी में भी श्रृंगार काव्य मिलेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ड विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा आपका,
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीसल देव रासो। ठीक है, इनके वो लेखक कौन है आपको पता है? अभी मैंने ट्रिक के थ्रू बताया था, कौन है? नरपति ना, नरपति नाल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, इसमें पूछा राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था। देखिए अभी हमने पढ़ा है बीसल देव, तो बीसल देव में ही कहानी किसकी है? बीसल देव में जो है हम लोग कहानी राजमती की पढ़ते हैं, तो उनसे रूठकर वो कहाँ गए थे? उड़ीसा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ऑप्शन भी सही हो जाएगा, उड़ीसा चले गए थे। ठीक है, और इसमें बीसल देव की कहानी है, उनकी शादी किससे होती है? राजमती से होती है। ठीक है, राजा भोज परमार की पुत्री थी कौन? राजमती, और उनके साथ शादी होती है किसकी? बीसल देव तृतीय की। तो उन्हीं का वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसमें क्या है किसमें? जो भी हमने पढ़ा था, कौन सा रासो है? बीसल देव रासो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? आल्हा खंड के। तो जो जगनिक का परमाल रासो है, जगनिक का परमाल रासो है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आल्हा खंड में क्या है, जैसे हम कहीं आल्हा गांव में होता है, कहीं कहीं आपको पता होगा थोड़ा बहुत आल्हा के बारे में, तो हमको क्या करना पड़ता है भाई? दूसरों के यहाँ होगा, तो अगर आप सुनने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? जागना पड़ेगा, और जब जागना पड़ेगा तो जागने से क्या हो जाएगा? जगनिक। और नाम क्या है उस ग्रंथ का? उसके लिए भाई अब दूसरों के यहाँ जा रहे हैं तो परमाल रासो मतलब दूसरों का माल है वो। ठीक है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? दूसरों के द्वारा कराया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? परमाल रासो। तो ग्रंथ का नाम ऐसे याद रखेंगे, परमाल रासो। और लिखा किसने है? तो भाई रात भर जगेंगे तो जगनिक के थ्रू लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? फिर से वही क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे क्या हो सही? डी हो जाएगा सही, परमाल रासो। ठीक है, अब नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, परमाल रासो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आप देख रहे हैं परमाल रासो से ही इतने क्वेश्चन बन चुके हैं टीजीटी पीजीटी में, कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन यहीं पे दिख गए। ठीक है, क्या है? परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है। आप बताएं किसका है? अभी मैंने याद करवाया था, तो परमाल, माल दूसरों का माल है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई? उसके लिए जगना पड़ेगा ना, तभी तो वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। इसीलिए क्या गार्ड वार्ड रहते हैं एटीएम में, देखिए वो किसका होता है? सब कुछ पैसा दूसरों का होता है, उसके लिए जगना पड़ता है ना गार्ड को, तभी तो वो क्या होगा? दूसरों का माल बचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है? अभी हमने पढ़ा था आल्हा और उदल, तो वो किस में मिलता है? परमाल रासो में मिलता है। ठीक है, किस में मिल गया? परमाल रासो, क्योंकि आल्हा उसी में था, उसी का नाम इसीलिए क्या है? आल्हा खंड भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कवि जगनिक की रचना है। देखिए अभी वही क्वेश्चन ही चल रहा है, वही क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछा है, लेकिन है वही। तो रचना यहाँ पे नाम भी देखो बदल दिया, क्या नाम है? हो गया आल्हा खंड। ठीक है, किसकी रचना है? जगनिक की रचना है आल्हा खंड। अब आते हैं 49 पे, फिर से वही परमाल रासो के लेखक हैं। परमाल रासो के लेखक कौन है? जल्दी से आप बताएं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, देखिए इसमें पंक्ति के रूप में पूछ लिया गया है। ठीक है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है ये?
आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए इसी तरह का क्या हम लोग सुनते हैं आला, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आला, आलाखंड का ही ये क्या है रचना है। उसका नाम दूसरा क्या है, उसी को परमाल राशो भी कहते हैं या आलाखंड कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। देखिए पृथ्वी का उपग्रह, क्या पृथ्वी का उपग्रह आप लोग को पता है कौन है, चंद्रमा। तो पृथ्वी से याद कैसे रखेंगे, चंद्रमा। ठीक है, किसके रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो आप बड़े आसानी से अब तो बता सकते हैं कौन होंगे, पृथ्वी का रिलेशन किससे है, चंद्रमा से। ठीक है, चंद्र बरदाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो यहाँ भी हम लोग ढूंढेंगे क्या, चंद्रमा का किससे है रिलेशन, पृथ्वी से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वी की, आपको बताया पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्र बरदाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। ये भी वही क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है किस महाकाव्य का है, तो अभी हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। लिखा किसने है, आप लोग कमेंट के थ्रू बताएं। इतनी बार हमने रिपीट हो चुका है क्वेश्चन इतनी बार, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो लिखा कौन है, चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई ने लिखा है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अब आपको तो जितने भी रासो ग्रंथ हैं उसको पूछ लिया गया है इस तरह सूची 1 में, और उनके जो कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, वो सूची 2 में है। ठीक है, चलिए आप लोग मिलान करिए। बीसल देव रासो, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पति होते हैं वो देव के समान होते हैं, तो पति, नरपति, और हमने बताया था क्या कि 20 पति, सॉरी नरपति जो हैं, नरपति वो 20 देव के समान होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा सही, ए का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बी का पृथ्वी का रिलेशन किससे, तो सीधे आप देख लें चंद्र से। ठीक है, चंद्र बरदाई। और परमाल, दूसरों का माल, कैसे आप उसको, भाई दूसरों को माल कैसे भी, मतलब रात भर जगना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसका केयर करने के लिए, उसकी देखभाल देख रेख करने के लिए आपको रात भर जगना पड़ेगा, तो सी का कौन सा हो जाएगा, जगनिक हो जाएगा। अब बचा कौन सा, खुमार डासो, तो खुमार डासो का सीधे दलपति विजय। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जो इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, जिसको विजय मिलती है, जिसको विजय मिलती है उसको क्या हो जाता है, उसको गुमान हो जाता है अपने ऊपर, उसको क्या हो जाता है, अपने ऊपर गुमान हो जाता है, उसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, खुमार रासो दलपति विजय, जब जिसको विजय मिलेगी उसको क्या हो जाएगा, गुमान हो जाएगा, गुमान से खुमार याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, खुमार रासो के रचयिता, अब तो आप बता ही सकते हैं, तो जिसको क्या मिल जाएगी, विजय मिल जाएगी, विजय मिल जाएगी उसको क्या हो जाएगा भाई, गुमान हो जाएगा। ठीक है, जिसको विजय मिल जाएगा उसको गुमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो किस में उपलब्ध नहीं है, तो सिक्ख साहित्य नहीं उपलब्ध है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैन साहित्य भी हमने आदिकाल में पढ़ा। ठीक है, सिद्ध साहित्य भी पढ़ लिया, नाथ संप्रदाय भी उसी में पढ़ा हमने।
ठीक है। कौन सा नहीं, कोई कौन सा ग्रंथ नहीं मिलता है? सिख साहित्य का ग्रंथ नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो आपको पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, जो भी नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी पीजीटी एवं जूनियर शिक्षक भर्ती की, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो वीरगाथा की काल की रचना अभी हमने कौन कौन सा पढ़ा, देखते हैं। आलाखंड पढ़ लिया हमने, जयमयंक जस चंद्रिका ये भी हमारी किसकी रचना है? आदिकालीन की रचना है। और संदेश रासक भी जो है किसकी रचना है? ये भी वीरगाथा काल या आदिकाल की रचना है। लेकिन भक्तमाल ये जो है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें वो किसकी रचना नहीं है? वीरगाथा काल या आदिकाल की रचना नहीं है। ठीक है, इसको लिखा कौन था? तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। ठीक है, और एक और नई किताब मतलब एक और ग्रंथ हमें यहाँ पे मिला था, जयमयंक जस चंद्रिका, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मधुकर भट्ट जी। देखिए, आपको पता है कि जयमयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका बहुत ही मधुर होती है। रात में जब चंद्रिका निकलती है, चंद्रमा निकलता है, तो कितना मधुर हम लोग को दिखाई देता है चारों तरफ ना। तो उसी से हम लोग को याद रखेंगे मधुकर भट्ट जी। मधुकर, इसके राइटर कौन है? मधुकर भट्ट जी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 61 पे। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ठीक है, तो हमने किसके किसके बारे में पढ़ा? चंद्र बरदाई के बारे में पढ़ा, जगनिक के बारे में पढ़ा, दलपति विजय के बारे में पढ़ा, लेकिन नाभादास के बारे में नहीं पढ़ा। तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आपको बतानी है कौन सी रचना आदिकाल की है। तो विद्यापति पदावली, ठीक है, ये विद्यापति द्वारा लिखा गया है। ये रचना किसकी है? आदिकाल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो आपको पहले ही भी बताया था मैंने कि जितने भी आदिकालीन साहित्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? वीर रस मिलता है। सबसे ज़्यादा वीर, प्रमुख रस कौन सा मिलता है? वीर रस मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा राशो ग्रंथ था जिसमें आपने देखा था क्या मिला था? सिर्फ एक श्रृंगार रस मिला था, बाकी सब में क्या है? वीर रस है। ठीक है, इसीलिए वीरगाथा काल भी कहा जाता है आदिकाली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। पूछा है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल कितने? कुल 14 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, फिर से विद्यापति से रिलेटेड। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो आप लोग देखेंगे, बताएंगे। देखिए, जो 3 रचनाएं इनकी हैं, कौन कौन सी हैं? पहले देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। तीनों रचना इसमें दी हुई है। कीर्ति लता भी है उन्हीं की रचना, कीर्ति पताका भी उन्हीं की रचना है, पदावली भी उन्हीं की रचना है। तीनों रचना उन्हीं की है। लेकिन देखिए, ऐसे याद रखेंगे इसको, पताका जो है वो क्या रहता है? हरदम फहराता रहता है। किसी का भी पताका जो है हर समय नहीं रहता है ना। किसी का रहेगा जब तक, भाई आप लोग जैसे कोई है, राजा है कोई, जब तक युद्ध में वो विजयी होता रहेगा तब तक उसका कीर्ति पताका फहराता रहेगा। जैसे ही वो क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा, उसका कीर्ति पताका नहीं फहरा कर दूसरों का कीर्ति पताका, जो विजयी होगा उसका कीर्ति पताका क्या लहराने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये हो गई एक बार तो कीर्ति पताका किसी ने अपना लगा लिया तो हरदम के लिए हो गया। तो ये इसी से याद रख सकते हैं इसको। तो
जो कीर्ति पताका है वो अभी तक इनकी संपादित ही प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है, अभी इन्होंने इनकी यही एक रचना है कीर्ति पताका, जिसका पता ही नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं, इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, पता ही नहीं है। ठीक है, जो कि संपादित नहीं हुई है। ठीक है, सॉरी, संपादित हुई है पर प्रकाशित नहीं हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या है, इनमें से कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो कौन है, आपको पता है, विद्यापति जी हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विद्यापति जी को अभिनय जयदेव से, ठीक है, क्योंकि भाई विद्या के पति हैं तो उनको क्या हो जाएगा, जयदेव उनका। फिर अगर कोई विद्या का पति हो जाएगा, उसको इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो उसका क्या होगा, चारों तरफ जयकार होगा, देव की भांति जो है क्या होगा, पूजा पाठ होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। किस कवि को अभिनय जयदेव, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आप बता सकते हैं कौन है, विद्यापति जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा है, देखिए, जो भी नाथ संप्रदाय के होंगे उनके पीछे जो है क्या लगा होगा, जो सिद्ध साहित्य के होंगे उनके पीछे क्या होंगे, पा लगा होगा। जितने भी सिद्ध साहित्य के होंगे, ठीक है, उनके पीछे क्या लगा होगा, पा लगा होगा। तो क्या ये जो कड़हप्पा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कहप्पा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे हमारे, ये नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 क्या है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध अब पा लग गया तो किससे हो जाएगा, सीधे आपको आंसर देना इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, नाथ पंथ के प्रेरणा कौन है? ठीक है, तो कौन है, आप पता है कि आदिनाथ जी हैं नाथ पंथ के प्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्ध के बारे में जब भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया है कि सिद्धों की साधना में जो शून्य का पूरक है तत्व है वो किसको माना जाता है, वज्र को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो जो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा है उनको क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संध्या। सिद्ध से क्या याद करना है, संध्या। ठीक है, उसको संध्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है? देखो, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, बिल्कुल करेक्ट है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा थे, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या उसने पूछा, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पिंगल भाषा मैंने पहले आपको समझाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, यही सत्य नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट 3 था यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का कल जो है भक्ति काल स्टार्ट करेंगे। तो भक्ति काल पहले से पढ़ के आइएगा आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, आप लोग टेस्ट लगाइएगा कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। उससे आपको, अगर आप पढ़े हुए हैं अच्छे से तो कॉन्फिडेंस आएगा सॉल्व करके क्वेश्चन को, और नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, वहाँ से पढ़ के आइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम भी अभी तो होने वाला नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। आप लोग सेफ्टी से रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। ठीक है, और बाकी तैयारी करते रहें, जब भी एग्ज़ाम होगा तो फिर परफॉर्म करें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।